यह यात्रा महात्मा गांधी आश्रम से चलकर आज 8वें दिन आपके शहर में मौजूद है। इस यात्रा का मकसद उन तमाम युवाओं और बेरोजगारों को पलायन और बेरोजगारी के दंश जो झेल रहे हैं उनको सम्मान के साथ रोजगार की व्यवस्था, उसके संघर्ष का यह यात्रा एक प्लेटफॉर्म है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच पेंडिंग भर्ती से हम डेली हर जिले में जब प्रेस वार्ता करते हैं तो उस प्रेस वार्ता में हम एक विषय को उस जिले के या उस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं युवाओं के, उस मुद्दे को उठाते हैं। आज हमारे बीच इस मंच पर उस मुद्दे वैसे मुद्दे को उठाने के लिए सेना के जो पेंडिंग भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, अभिराज मौजूद हैं। हम तमाम हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल विशिष्ट अतिथि है उससे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे बीच IYC के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी मौजूद हैं। हमारे बीच IYC के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास जी मौजूद हैं। हमारे बीच BPCC से इस यात्रा को का समन्वय कर रहे ब्रजेश पांडे जी मौजूद हैं। हमारे बीच NSY के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे बीच अनुपम जी मौजूद हैं। आप तमाम लोग और इसके साथ DCC के जिला अध्यक्ष अबू तमीम जी मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करें उसमें सबसे पहले हम हमारी जो पेंडिंग भर्ती है, जैसे कि आपको जानकारी है 2019 से 21 के बीच में सेना में जो बहाली हुई, ये वैसे अभ्यर्थी हैं हमारे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। 1.5 लाख के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सारा रिजल्ट क्लियर होने के बावजूद इनको नियुक्ति पत्र नहीं दी गई। तकरीबन ऐसे 1.5 लाख अभ्यर्थी इस देश भर में है। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में अभिराज जी हमारे बीच मौजूद हैं, पेंडिंग भर्ती के मुद्दे को संक्षिप्त में यहाँ आप सबके बीच में रखेंगे। अभिराज। धन्यवाद। आप सभी माइक पे अच्छा आवाज आएगा कि इसको बंद कर दें ना? अच्छा ठीक है। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा चलाइएगा, कहीं से कोई काट पीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आज 8वां दिन है, 8 दिन से रोड पे दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुनने को तैयार नहीं है। 8 दिन से लड़के जो लड़के चले उनके पैर में छाले पड़ गए। इतने गर्मी है, इतनी धूप है कि युवा मतलब कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई हॉस्पिटल चला जा रहा है, कोई किसी के पेट में दर्द, किसी को सर में दर्द हो जा रहा है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा भी इस वीडियो में काट पीट नहीं कीजिएगा। और आप सभी को बता दूं, आज से 4 साल पहले सेना में भर्ती हुई थी जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। 64 लाख अभ्यर्थी उस भर्ती का हिस्सा हुए थे, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयनित हुए थे। और चयन होने के बाद में उनको 2 साल तक कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना दिया जाता था सरकार की तरफ से, और बोला जाता था अगले महीने में आपकी भर्ती होगी, अगले महीने में आपकी प्लानिंग होगी। इस तरह से 2 साल तक उन युवाओं को भ्रम में रखी गई और 14 जून 2022 को एक अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और पुरानी सारी भर्तियां को निरस्त कर दिया जाता है। सर आप लोग बताइए, आप सभी मीडिया बंधु बताइए कि इसमें हमारा क्या गलती था, क्या कसूर था, हमने क्या बिगाड़ा था सरकार का? जब हमने ईमानदारी पूर्वक भर्ती प्रक्रिया की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर लिया था, तो सरकार का भी फर्ज है कि हमारी प्रक्रिया को ईमानदारी से पूरी कराना। आज बताइए हम दर की ठोकर खा रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। हर जगह हर मंच पे जाके अपनी आवाज के लिए खड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कोई पक्ष का नेता नहीं सुनने को तैयार है। JDU के नेता ललन सिंह जी संसद भवन में पार्लियामेंट में चिल्ला कर आवाज उठाए थे कि हमारी अगर सरकार होती तो हम पूरी मजबूती के साथ इन बच्चों के साथ खड़ा होते। लेकिन आज उनकी सरकार है, वो भी मतलब चुप बैठ गया। वहां पे लड़के जाते हैं तो धक्का मार के भगा दिया जाता है। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे, ना तो किसी की कुर्सी मांग रहे हैं, हम बस अपना अधिकार मांग रहे हैं जिसका हम हकदार है। जब हमने मेहनत इसके लिए सर 5 साल मेहनत किया था, 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद में हमारा दौर क्लियर हुआ था, हमारा भर्ती क्लियर हुआ था, और इन लोगों ने पल भर में उस भर्ती को खत्म कर दिया। बताइए सर हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? सभी कोई कहता है, जिसके पास जाते हैं पक्ष के पास कहता है मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। आखिर किसके हाथ में है?
कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सभी लीडर देश के युवा के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन बात आती है जब रोजगार की, सब कोई चुप हो जाता है। आज हम लोग 7-8 दिन से डट के ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। आज हमारे हाथ में बैनर पोस्टर है, आज देश का सुरक्षा हमारे कंधों पे होता। LMG जैसे AK-47 जैसे गन होता हमारे हाथ में, ड्यूटी दे रहे होते बॉर्डर पे, लेकिन बैनर पोस्टर लेके दत्तक की ठोकरें खा रहे हैं। आप सभी आम जनता से मेरा निवेदन है, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज आप लोग हमारे साथ दीजिए। इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, ताकि हम युवाओं को हमें न्याय मिल पाए। बाकी आप सभी पे उम्मीद है हमें आप लोग हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसके बाद अनुभव जी अपनी बातों को रखेंगे इस यात्रा के संबंध में। धन्यवाद। ये जो पलायन रोको नौकरी को यात्रा चल रही है बिहार में, जिसका आज 8वां दिन है, उसको आप लोग अलग अलग रूप में रिपोर्ट कर रहे हो। कोई इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहा होगा, कोई इसे पार्टी के कार्यक्रम के तौर पे देख रहा होगा, कोई इसमें अलग अलग नए नए एंगल देख रहा होगा। लेकिन अगर एक संवेदनशील ढंग से आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और ये लफाजी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और भारत का सबसे युवा प्रदेश बिहार है। भारत का भविष्य और राष्ट्र निर्माण बिना बिहार के भविष्य के संभव ही नहीं। बिहार आज विकास के हर पैमाने पर कतार में सबसे पीछे खड़ा है। गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी पैमाना आप उठा के देख लीजिए। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो आंकड़ों की बात बहुत ज्यादा, आर्थिक मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिहार की क्या हालत है। बिहार की ये हालत हमेशा से नहीं थी। बिहार देश के सबसे समृद्ध राज्यों में था। बिहार ज्ञान, परंपरा, अध्यात्म, परिवर्तन, क्रांति, जितनी सकारात्मक चीजें होती है उन सब में बिहार हमेशा से अव्वल रहा। इसी बिहार ने सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बना दिया, इसी बिहार ने मोहनदास को महात्मा बना दिया, और आज वही बिहार इस देश के हर शहर में चौक पर खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा गुण है बिहारियों में कि देश के हर लेबर चौक को बिहार के ही युवा सुशोभित करे, जो बिहार किसी और प्रदेश के नौजवानों में कोई क्वालिटी नहीं है इस तरह की। ऐसा कौन सा गुण है भाई? आप कहीं भी जाके कोई भी रैंडम सर्वे कर लीजिए, दिल्ली, बंबई, पटना से लेकर कलकत्ता, श्रीनगर, बेंगलोर, पूछ लीजिए कहां से लोग आए हैं, आपको पता चल जाएगा। ये हालत हो गई है आज के समय में कि उड़ीसा से भी जाके कोई बंबई में अगर मजदूरी कर रहा हो, वो कभी बिहार ना आया हो, तो उसको भी बिहारी कहा जाता है। ये आपने अनुभव किया है ना? तो इस वक्त बिहारी शब्द जो है उसको अपमान का परिचायक बना दिया गया। ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये हमारी नीति और राजनीति का नतीजा है जो हुआ है। और अगर उसके जड़ में हम जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि बिहार का कोई परिवार नहीं है जो आज चाहे शिक्षा पाने की कोशिश हो, बेहतर स्वास्थ्य की कोशिश हो, रोजगार की कोशिश हो, बेहतर अवसर की कोशिश हो, उसको अपने गांव, घर, जड़ से दूर जाके पलायन करना पड़ता है। पलायन कोई खुशी खुशी सुखी होकर नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। पलायन इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर किसी को लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती हो और वो दूर जाके कहीं नौकरी कर रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर बोझा ढोना, ठेला चलाना हो और उसके लिए 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी शहर के लेबर चौक पे सुबह 6 बजे वो खड़ा होता है, इससे बड़ा सिस्टमिक फेलियर कुछ और हो सकता है क्या? अगर इसका जवाब नहीं है इस सरकार के पास, तो किसी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। और अगर इस सवाल का जवाब ये नहीं दे सकते हैं कि बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है, अगर इसका कोई खाका इनके पास नहीं है कि कैसे हम बिहार से पलायन रोकेंगे, तो उस
पार्टी को, उस नेता को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो दुनिया के सबसे युवा प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य का आश्वासन नहीं दे सकती है। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है, आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी कई बार मुद्दों पे जोर न देके व्यक्तियों पे जोर देने लग जाते हैं। मुद्दों पे बात करेंगे, आपका भी हित होगा, हमारा भी हित होगा, पार्टी का भी होगा, प्रदेश का भी होगा। और अगर मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हर बिहारी छला गया है हर पार्टी से, और इस तरह की कई यात्राएं हो जाएंगी, उससे भी कुछ भला नहीं होने वाला है। आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन ये है कि आप उसके जड़ तक जाए कि अगर पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं शॉर्ट में क्विकली आपको एक एक करके 5 बिंदु गिना देता हूं कि क्यों पलायन हो रहा है। पहली बात, बेतहाशा नशा बढ़ रहा है और बेरोजगारी है। आप गांव-गांव चले जाएंगे बिहार के, आप कोई सरकारी स्कूल के मैदान में चले जाइए, शाम में 5 बजे 6 बजे जाके देख लीजिए 14 साल 15 साल का बच्चा किस तरह का नशा कर रहा है। शराबबंदी के डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सूखे नशे की बात कर रहा हूँ। उस कारण से परिवारों को लगता है ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको अभी दूर भेज दो, मामा के पास भेज दो, फूफा के पास भेज दो, बोर्डिंग में भेज दो, किसी शहर में भेज दो। हमारे घर पे रह गया, गाँव में रह गया तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग भी तो आपस में चर्चा करते हैं ना कि भैया बच्चा बड़ा हो रहा है, आप की करवाओ, बाहर भेज दो, यही होता है ना। तो नशा और बेरोजगारी पहला कारण, बदतर शिक्षा और स्वास्थ्य दूसरा कारण, अफसरशाही और भ्रष्टाचार तीसरा कारण, बाढ़ और सुखाड़ चौथा कारण, और इसी तरह से ये हालत आज हो गई है कि कोई भी पैमाना आप देख लीजिए, बिहार के लोगों को बिना पलायन के कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपका सवाल कई बार ये होता है कि क्या ये चुनावी यात्रा है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीति पर असर पड़ना चाहिए। राजनीति पर तो आम नागरिकों के बोलने का भी असर पड़ता है। तो हम तो सिर्फ आम नागरिक नहीं, हम तो ये मानते हैं खुद को कि हम लोग जागरूक लोग हैं जो सड़क पर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और किसी मुद्दे को विमर्श में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि राजनीति पर इसका प्रभाव पड़े। ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीतिक यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और जो भी ये कहना चाहती है कि उनके पास बिहार का कोई ब्लूप्रिंट है, और सच्चाई ये है कि आज तो बिहार को ऐसे लोग चला रहे हैं जो थका हारा, बुजुर्ग, बीमार नेतृत्व। बिहार जैसे प्रदेश को, जो मैंने शुरू में ही कहा, बिहार को आज नए विचार, नई ऊर्जा का युवा नेतृत्व चाहिए। और इस चुनाव में, आने वाले समय में, आपके माध्यम से बिहार के हर लोगों से, हर युवाओं से मेरी अपील है कि आपके पास जो भी कैंडिडेट आए, किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे मेरी पार्टी का ही क्यों ना हो, जितने भी दल आए उन सब से प्रश्न करिए, सवाल करिए कि वो मूल बात, जो आपके मूल मुद्दे हैं, उस पर उनकी क्या समझ है, क्या विचार है, वो समझते भी हैं कि नहीं। अगर इस पर आप सवाल नहीं करेंगे, वोट सिर्फ इस आधार पे देंगे कि वो किस जाति का है और किस धर्म की रक्षा करने की बात कर रहा है, तो उसके बाद 5 साल रोने गाने से कोई फायदा नहीं है। ये समय है कि हम असल मुद्दों पे असल सवाल करें। वही काम करने के लिए यूथ कांग्रेस और NSUI ने ये बीड़ा उठाया है। बिहार के युवाओं के बिहाफ पे मेरा तो पूरा समर्थन है, मैं तो इस टीम का हिस्सा हूँ। आज उदय भाई है, उदय भाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, लगातार इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। युवा कांग्रेस NSUI के पदाधिकारी हैं जो लगातार शरीक हो रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप मुद्दे पे बात करें। मुद्दे पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रिपोर्टिंग तो होती है, मुद्दे की बात नहीं होती। अभी अभिराज जो बात कह रहे थे, अग्निपथ में देखा आपने ना, 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। ये नहीं कि बेरोजगार थे, सिलेक्ट हो गए थे ये लोग। आप समझिए तो किसी की नौकरी लग जाए, सपना पूरा हो जाए और उसको बोल दिया जाए कि अब हम तुमको नौकरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ गए हैं अग्निपथ, जिसमें क्या होगा कि हम सेना का इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए
और 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, ताकि जब वो रिटायर हो जाएगा तो सेवा किसकी करेगा? वो पूंजीपतियों की सेवा करेगा। 4 साल सेना की ट्रेनिंग लेके जो रिटायर हो जाएगा 21 साल की उम्र में, वो क्या करेगा? वो अंबानी के, अडानी के, महिंद्रा के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगा। और क्या करेगा? यही काम करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा, या नहीं तो बेरोजगार रहेगा। सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि मोदी जी के मित्रों के, उनकी पूंजीपति मित्रों की सेवा हो सके। अग्निपथ आंदोलन हुआ, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में। उस आंदोलन की लौ आप सबने देखी, आपने रिपोर्ट किया। उस लौ को बुझने नहीं देना है, ये इस यात्रा का मकसद है। अभिराज जैसे नौजवानों का ये मकसद है। हम चाहते हैं कि ये मकसद पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी में अब हम आमंत्रित करेंगे IIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, यात्रा में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा बने, मैं सच में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से अभी जो बातें हुई, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि यात्रा क्यों की जा रही है। ये चीज़ सामने आ चुकी है कि बिहार में हमें यात्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तरफ वो युवा है बिहार का जो सोचता है बड़े होकर यहाँ पे रोजगार मिलेगा, नौकरी करेगा, अपने घर वालों की, माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन होता क्या है, उसको देश बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। कौन सा ऐसा घरवाला है, कौन सा ऐसा सदस्य होगा जो अपने माता पिता को, अपनी माँ बहन को, अपने भाई बहन को, बच्चों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले जाए और मेहनत मजदूरी करे? वो जाता है क्योंकि ये हालात उसको मजबूर करते हैं। और ये हालात कब बने? ये हालात तब बने जब पिछले 20 सालों से पलायन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2,90,00,000 लोग बिहार में बिहार से पलायन कर चुके हैं। पर मैं आपको सच कहता हूं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असली में कितने ज्यादा करोड़ कर चुके हैं ये हमें मालूम नहीं। लेकिन इनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? अगर ये सरकार उस पर काम नहीं कर रही कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, और जो लोग रोजगार भी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां भी लगी थी, तो कितनी मिलें यहाँ पे चल रही थी, चाहे पेपर की मिल हो, चाहे चीनी की मिल हो, सब बंद कर दिया, उनका रोजगार छीन लिया। वो लोग जिनका रोजगार चल गया वो भी बाहर चल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी बताया, अनुपम जी ने, शिक्षा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपराधी इनके साथ घूमते हैं। अगर बात करें मुजफ्फरबाद में जो हमारी बहन के साथ हुआ, अगर बात करें, अगर कल ही जो डायरेक्टर की हत्या हुई है, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या मिले हुए हैं ये लोग, बीजेपी वाले, जेडीयू वाले नेता इन लोगों से मिले हुए हैं? सरकार चाहे तो एक दिन में क्राइम, पूरा अपराध खत्म हो सकता है किसी भी प्रदेश से। अगर इस सरकार की भी नियत हो, जेडीयू वालों की, बीजेपी वालों की, तो कोई भी अपराधी की हिम्मत नहीं किसी बच्चे से पेंसिल भी छीन ले, लॉलीपॉप भी छीन ले। यहाँ मर्डर हो रहे हैं क्योंकि नियत ही नहीं है, भागीदारी अपराधियों के साथ इन बीजेपी वालों, जेडीयू वालों की। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिहार बदलाव की ओर चले। बिहार की अगर तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल ये युवा प्रदेश है, यहाँ पे अगर इन लोगों को, यहाँ के युवाओं को उम्मीद नहीं रहेगी इस देश से, इस प्रदेश से में हमारा भविष्य नहीं है, तो फिर क्या होगा? जिस तरह से हमने देखा अमेरिका से बेड़ियों में डल के हमारे युवा आ रहे हैं। क्यों गए? वो अपनी जान हथेली में डल के क्यों गए? खतरे में, गलत तरीके से भी गए। 2-2 महीने मैंने उनसे बात की, तो कई लोग रास्ते में मर गए, लेकिन तब भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। उम्मीद ही नहीं है कि ऐसी सरकार आई है बीजेपी वालों की, जेडीयू वालों की, या केंद्र में बीजेपी वालों की, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पे उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। तो जान हथेली में रख के, अपनी जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं। अगर बिहार की बात करें, वो भी ऐसा ही, बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रदेशों में जा रहे हैं, फिर दूसरे देश में जाएगा। हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, और इसको रोकने के लिए ये जो यात्रा है, मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें एक ही चीज हम कर रहे हैं। हम कोई अपना एजेंडा नहीं बता रहे, यूथ कांग्रेस, एनएसए, कांग्रेस वाले। हम सिर्फ एक ही एजेंडा बता रहे हैं, जो बिहार के युवाओं की आवाज है, उनकी जो समस्या है उनको आगे रख रहे हैं। और ये बिहार के युवाओं की यात्रा है, हमारी नहीं है। अगर अपने भाई की बात करें, इनके पेपर हो चुके हैं, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है,
चुकी, 1.5 लाख लोगों की सिलेक्शन हो चुकी, ये घर में खुशियां मना ली होंगी, माँ बाप पेरेंट्स रिश्तेदारों ने बधाइयां दे दी होंगी, और फिर बाद में एक नोटिस निकलता है कि आपको नौकरी नहीं देंगे। इनके जैसे 1.5 लाख लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सरकार है, ये क्या प्राइवेट सरकार है? ये पैसे देकर किसी को पैसे दिए और ये सरकार बनी है? इन्हीं लोगों के वोट से बनी है ना। तो जब इनका भविष्य के साथ खेलोगे, इनके भविष्य की कोई चिंता नहीं, तो किस काम की है ऐसी सरकार? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनका भविष्य कैसा हो। इनकी आवाज बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, इनका आवाज आज हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, शायद नहीं पता होगा, इन्हीं से पता चला, इनके जो साथी जो संघर्ष कर रहे थे, 80 से ज्यादा साथियों ने खुदकुशी कर ली। 80 से ज्यादा भारत का युवा जो हताश हो गया, जिसको पता है कि नौकरी नहीं मिलने वाली, वो आत्महत्या कर रहा है। इस आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? वो होम मिनिस्टर जिसने रद्द कर दिया, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने उस होम मिनिस्टर को बनाया, जिसके कारण ये लोगों की नौकरियां चले गई, उन्होंने आत्महत्या की। आज पुराने जमाने में देखते थे फिल्मों में, ऐसा एक शकाल का दौर चल रहा है कि वो कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उम्र कैद, कोई अगर उसको पसंद नहीं आया तो उनकी जिंदगी गई, नौकरी गई। ऐसा शकाल का काल तो आज हम देख रहे हैं। मतलब इनकी जिंदगियां चली गई। 80 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर दी, कोई पूछे मांगने वाला नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तानी नहीं है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता, ये भारत माता के बच्चे नहीं है, अमेरिका से आए, पाकिस्तान से आए हैं। अगर ये भारत माता के बच्चे, तो इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये सरकार नहीं लेगी? अगर ये आत्महत्या कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की नहीं है, अमित शाह की नहीं है, जिन्होंने साइन कर दिया होगा। अपना बेटा जाएगा ICL IPL का चेयरमैन बन के दुबई में शेखों के साथ मैच देखेगा, और यहाँ जो देश की रक्षा करना चाहते हैं उनकी नौकरी छीन के उनको आत्महत्या करके मजबूर कर रहे हैं। ऐसी सरकार से तौबा है। बदलाव चाहती है बिहार, बदलाव चाहता है देश, और देश फिर से तरक्की की राह में चले। आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी को याद करते हैं। जो देश भारत होना चाहिए, वैसे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी। ऐसे देश के लिए नहीं दिया जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे आत्महत्या हो रही है। आज उनकी सोच को पहरा देने का काम यूथ कांग्रेस एनएसयू कर रही है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ऐसी यात्राएं भी चलती रहेंगी और ये संघर्ष भी चलता रहेगा। आपकी सरकार बनने पर क्या लोगों को नौकरी दिया जाएगा? नौकरी दिया जाएगा। हमारा, अगर आप लोकसभा में भी देखेंगे तो हमारा पहला इसमें स्पष्ट मैनिफेस्टो में था, अग्निपथ जैसी स्कीमें नहीं चलेगी। उसके खिलाफ हमारा था कि हमें परमानेंट हो। इनकी नौकरी क्यों गई? इनको सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बीच में अग्निपथ स्कीम लगा। जब अग्निपथ स्कीम नहीं रहेगी जो चलता था, और अग्निपथ स्कीम वैसे भी हमारा कहना नहीं है, सिर्फ जो देश के आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं वो मीडिया में आके बोल चुके हैं कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये आर्मी को वीक करेगा। ऐसी कैसी पार्टी, ऐसी कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसी कौन सी हिंदू पार्टी जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है? और इनको नौकरी मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार है। कन्हैया कुमार जी किसी कारण नहीं आए होंगे, शायद सेकंड हाफ ज्वाइन करेंगे, पर ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि मैं भी हर दिन और हर बार नहीं आ रहा हूँ। जब मेरे को समय मिल रहा था हम सब मिलके चल रहे हैं। एनएसयू के स्टेट प्रेसिडेंट सम्राट हैं, गरीबदास यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ये यात्रा यूथ कांग्रेस एनएसयू और बिहार के युवाओं के नेतृत्व में चल रहा है। हम सबका एक विश्वास है और एक प्रयास है सबका मिलकर। या बिहार में महागठबंधन ठीक ठाक है या आपकी रास्ते अलग हो? बिल्कुल ठीक है, इंडिया गठबंधन है, रास्ते एक है। बाकी ये जो चीजें हैं, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा दायरा इसमें नहीं है। वो जब यहाँ के प्रभारी और लीडरशिप है वो बात करें, आप उनसे एक सवाल पूछे। जी, वजीर आला बोलते हैं कि मैंने नौकरी दी यहाँ, जैसे टीचर में, दूसरे और छोटे छोटे संस्थाओं में नौकरी दे रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? वो नौकरी किनको दे रहे हैं? अगर यहाँ के लोगों को दे रहे हैं तो यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ पे बिहार के युवा को नौकरी मिलती तो वो ऐसा कोई कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर से हूँ मैं, अगर मुझे जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल जाए तो मैं बिहार नौकरी करने क्यों आऊँगा? तो अगर ऐसे नौकरी मिल रही होती तो कोई अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ के थोड़ी ना जाता है। झूठ है। बीते दिनों भांजा का कत्ल कर दिया गया गोली मारकर। देखिए, अपराध यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं जब से देख रहा हूँ, जितना मेरे को सुनने में मिल रहा है, हमारी बहनों के साथ गलत काम हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, अपराध हो रहा है, हत्या हो रही है, और कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी को पकड़ा नहीं जाता, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस सरकार का श्रेय है इन अपराधियों को। मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में अपराध खत्म हो सकता है कोई भी प्रदेश में। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी जब 1990 के दशक को काल
सरकार को गिनाया जाता है, तो अब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का काम यहाँ पे लोगों की आवाज दबाने का काम ये सरकार कर रही है, वो आवाज बनने का काम विपक्ष कर रहा है। और ये जो यात्रा है, जिस तरह से मैंने कहा, ये भी वही प्रयास है। यहाँ भी ये सरकार बीजेपी की, जेडीयू की बिहार के लोगों को, युवाओं को दबाने का काम करेगी। वो आवाज विपक्ष बनेगा और वो बन रहे हैं। दिल्ली में आप कितना मजबूत है? दिल्ली में हम काफी मजबूत हैं। आप देखिएगा आने वाले टाइम पे, इस बार भी लोकसभा में अगर 20 सीटें इधर से उधर हो जाती तो आपको प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के मिलते। धन्यवाद। आप तमाम मीडिया साथियों के लिए खाने के लंच की व्यवस्था है।